Emotional breakdown, which is a kind of a psychological or emotional condition in the state of mind of a person, जिसमें एक इंसान की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, उसे बहुत सी वाइब्रेशन सुनाई देने लगती हैं। एक ऐसी घटना या कोई ऐसी घटना के द्वारा उसके ऊपर इमोशनल ब्रेकडाउन का असर पड़ता है जो उसके लिए बहुत अपनी सी सिचुएशन थी। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की, तो अक्सर रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि अगर हम एक इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर अगर मैं किसी फ्रेंड की बात करूं, तो अगर एक फ्रेंड से हम बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर एक इंसान हमसे दूर हो जाए, हमारा फ्रेंड हमसे दूर हो जाए, तो उसमें भी नर्वस ब्रेकडाउन या इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार कोई हो सकता है। इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए, इस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाए, कैसे इसे हैंडल किया जाए, जो लोग इससे सफर कर रहे हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। आपको सलाह देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशिकांत, जो कि एक स्पिरिचुअल साइको काउंसलर हैं। डॉक्टर शशिकांत, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल ब्रेकडाउन के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि विमेन में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, एंड अराउंड 40 to 50% ऑफ द विमेन आर सफरिंग फ्रॉम इमोशनल और नर्वस ब्रेकडाउन ड्यू टू रीजंस हो सकते हैं कि एक्सीडेंटल अबॉर्शंस कई बार हो जाते हैं, इसकी वजह से भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। या मैंने बात की रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप में अगर डाइवोर्स देखें तो डाइवोर्स केसेस से भी इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, फ्रेंड के दूर चले जाने से होता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू यू और क्या रीजंस हो सकते हैं एक विमेन के इमोशनल ब्रेकडाउन होने के? इमोशनल ब्रेकडाउन का मतलब ये कि जब हमारे मानसिक जो झुकाव, जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो चीज़ जब हमसे हट जाती है तो हम अपने आप को बहुत एक बैकडाउन में, एक तनाव में, एक टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, हमें जॉब भी हो सकती है कि हम बहुत पहले करियर में थे, अचानक से करियर बंद हो गया, या हम एक ऐसे करियर में हैं, एक ऐसे जॉब में हैं जो हमारे मनपसंद का नहीं है, हम फिर भी उसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं। वो रिलेशनशिप हो सकता है कि हम ऐसे इंसान को सह रहे हैं, फेस करें बहुत टाइम से, या लाइफ में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमें लगता है बच्चे हो गए, शादी हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं बचा, तो देयर इज नो एनी चार्म, देयर इज नो एनी कलर्स। तो जब ऐसी भी स्थिति होती है तो हम एक इमोशनली बहुत सेटबैक में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, नर्वस भी होने लगते हैं, एंग्जाइटी हमारे अंदर आ जाती है, एंग्जाइटी हमारे अंदर आ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर चला जाता है, कम्युनिकेशन चला जाता है, इवन देन हमें रातों को नींद कम आती है, भूख मर जाती है, हमें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, या हम अगर मूवीज भी देखते हैं तो नेगेटिव देखते हैं, या जिसका एंड भी नेगेटिव सा हो, गाने भी सुनेंगे तो दर्द भरे सुनेंगे, लोगों से कटेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, पब्लिक फेस हम कम करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम जब हम सेटबैक में जाते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं, या कहीं ना कहीं हमें इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, तो अकेले तन्हा रहना पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। और इमोशनल ब्रेकडाउन की अगर बात की जाए तो हम खुद ही ऐसी सिचुएशंस को कई बार बुलावा देते हैं, हम जाने अनजाने में किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और उसके बाद हमें खुद ही दुख होता है अगर वो इंसान हमसे दूर चला जाए, क्योंकि इंसान बहुत भावुक प्राणी है, और हम बहुत जल्दी डिपेंड हो जाते हैं। इवन घर का डॉग हो, सर्वेंट हो, वाइफ हस्बैंड, या ऑफिस में बॉस या कलीग, हमें जैसे कोई मिलता है हमें लगता है ये हमें समझे, और जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ रहा है तब तक हमें अच्छा लगता है। जैसे वो चीज हमें नहीं समझ में आती, भी हमसे दूर होती है तो हमें प्रॉब्लम या हमें दुख होने लगता है, हर्ट होने लगता है। अभी बात करते हैं नेहा से, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी नेहा, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो नेहा बोल रही हूँ मैं दिल्ली से। जी बताइए नेहा, बताइए। एक्चुअली मेरे फादर हैं जो 70 एज है उनकी, और उनको पैरालाइज हुआ है 3 साल से, और मेरी मदर की डेथ हुई थी 3 साल पहले। उसके बाद से उनको ये पैरालाइज हुआ है, और वो हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं। एक तो नींद नहीं आती है उनको अच्छी, और दूसरा ये कि न उनसे किसी से बातचीत करते हैं, न मतलब एंजाइटी भी रहती है, चिड़चिड़ापन, झुंझुनाहट रहती है, न भूख लगती है, न खाने को कुछ बताते हैं। मतलब ये कि कुछ सिम्टम्स ही नहीं है लाइफ के उनके अंदर कि कुछ अपनी इच्छा को जाहिर करें वो। ओके, इन शॉर्ट आपके जो फादर हैं वो इमोशनल ब्रेकडाउन की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो कुछ टाइम पहले इनकी मदर की डेथ हुई थी, उसके बाद इनके फादर को पैरालाइज हुआ, और वो अब इमोशनल ब्रेकडाउन से सफर कर रहे हैं। डेफिनेटली जवानी में तो इंसान को ये सदमा कई बार लगता है, लेकिन उभर भी जाता है। कहते हैं कि जितनी एक पार्टनर की जरूरत हमें ओल्ड एज में होती है, वो उतनी कंपैरेटिवली यूथ में या यंग एज में उतनी नहीं होती है। फिजिकल ज्यादा होती है, इमोशनली इस एज पर होती है। और 70 साल 60 साल की लंबी यात्रा के बाद जब कोई चीज छूटती है तो आपके बॉडी सिम्टम्स भी शो करते हैं, जैसे आपके फादर को शायद पैरालाइज्ड भी हुए हैं। तो एक तो डेफिनेटली आप उनको क्लिनिकली मेडिकली तो ट्रीटमेंट ले ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तय है कि जो मदर के जाने से कमी हुई है वो तो हम मदर लाके नहीं भर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको थोड़ा सा सोशल रखें, क्रिएटिव करें, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जोड़ें जिससे उनको टाइम
काटना ना पड़े, एंजॉय करें। इस एज में मुझे लगता है बच्चे भी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे प्ले करें डेफिनेटली। या आप कभी कभार उनको भी शॉपिंग पे लेके जाएं, उनको ये ना महसूस कराएं कि मदर चली गई तो अब हमारे घर में फर्नीचर जैसे हो गए, आपकी लाइफ कुछ नहीं बची। नो, उनको रियलाइज कराना बहुत जरूरी है, स्टिल यू आर इम्पोर्टेंट। और मदर नहीं तो क्या है, उनको किसी सामाजिक कार्य में जोड़िए, किसी एनजीओ के साथ जोड़िए। बट डेफिनेटली अभी पहले प्रॉब्लम पैरालिसिस की है तो आपको वो तो मेडिकली ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कहते हैं कि इसमें मेंटल कॉज ये चीज ज्यादा बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप उनको मेंटली ग्रूम और बूट अप क्योंकि जब तक अपनी विल पावर को वो स्ट्रांग नहीं करेंगे, मुझे लगता है इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने फादर के विल पावर अकेला कम ही छोड़िए उनको। जी, अकेले अगर वो रहना चाहते हैं तो प्लीज उन्हें अकेला कम छोड़िए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे गलत थॉट्स भी दिमाग में आने लगते हैं। अभी बात करते हैं सिमी से, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी सिमी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हेलो सिमी जी, मैं सिमी बोल रही हूँ। जी सिमी जी, बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये एंजाइटी या ये डिप्रेशन हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। जब एक पैरालाइज, जैसे अभी नेहा जी का क्वेश्चन था कि पैरालाइज हैं उनके फादर, तो जब वो आ जा नहीं सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो उनको कैसे शॉपिंग पर लेकर जाएं और कैसे उनको मतलब ये इस तरह जो इनकी एंजाइटी है, जो ये ओल्ड एज है, जो मतलब ये खुद डिपेंड नहीं है अपने ऊपर, दूसरों पर डिपेंड है, तो उनके साथ हम ऐसा क्या व्यवहार करें। क्योंकि इस एज के अंदर जाके 70 के अंदर जनरली होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, जो मतलब उनकी औलादे होती हैं, वो औलादे भी छूट जाती हैं, शादी हो जाती है तो वो अलग हो जाते हैं। लेकिन ये जो चीज है बच्चों के साथ जुड़ने वाली, तो आजकल ये एक ट्रेंड निकल गया है कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो कहते हैं यार अब इनके साथ बैठ के क्या एंजॉयमेंट करें या क्या करें हम लोग। तो ऐसा कुछ बताइए कि जो उनके अंदर लाइफ हम जगा सके, जो एज हो चुके हैं और जो बिल्कुल डिपेंड है किसी और के ऊपर। जी, अगेन द सेम क्वेश्चन। आपने अपने क्वेश्चन में एक बहुत खूबसूरत आंसर दिया है। आप खुद इस बात को मानती हैं। पहली बात, जहाँ तक पैरालाइज की हम बात करें, वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, वो तो मेडिकल के थ्रू ही ठीक होगी। बट जहाँ तक मेंटल प्रॉब्लम की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, तन्हाई की बात करें, एकांत की बात करें, उसका इलाज घर के सदस्यों के पास, घर के लोगों के पास ही होता है। जब आप खुद कह रहे हैं कि हम लोग खुद उनको ऐसे नेग्लेक्टेड से फील कराते हैं, तो आप तो खुद ही जड़ हैं। तो हमें खुद जब ये आंसर मालूम है कि ठीक है, पैरालिटिक जो उनको प्रॉब्लम है वो एक मेडिकल की ओर से गुजरेंगे तो धीरे धीरे ठीक होगी। लेकिन आप मेंटल तौर पे अपने उनके ग्रैंडसन को उनके पास रखें, वो चल फिर नहीं सकते तो क्या हो गया, उनके पसंदीदा चीज़ें लाएं। ये ना भूलें कि जो पैरालाइज इंसान है वो मेंटली पूरा पैरालाइज नहीं होता, उसको सब कुछ सुनाई समझ में आता है। लेकिन आपके ऐसे एक्सप्रेशन जैसे मुंह बना लेना या ये तो पड़े हुए हैं, तो उससे वो उनका शायद पैरालिटिक ठीक भी हो सकता होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि आप लोग का एक्सप्रेशन, आप लोग का लेग्लिगेंस बॉडी लैंग्वेज बहुत रिएक्ट करता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और बाकी जैसे मैंने कहा, मेमोरीज को लेकर कभी उनकी खूबसूरत फिल्म यदि आप उस कमरे में चलाते हैं या अच्छे गाने चलाते हैं, ठीक है वो डांस नहीं करेंगे बट एटलीस्ट ही कैन हियर द म्यूजिक, ही कैन हियर द थॉट्स, ही कैन वॉच द एल्बम। आप उनके फोटोग्राफ्स रखें, उसके कमरों का याद दिलाइए उनको, डेफिनेटली गुड मेमोरीज की। और ऐसे लोग के भी कुछ बातें रखें जिसमें वो ये सुन रहे हो कि फलाना इंसान देखो डैडी पैरालाइज हुआ था और आज वो इस मुकाम पर है। कुछ पॉजिटिव लोगों की जीवनी, पॉजिटिव थॉट्स उनके मन में सामने रखें ताकि वो हो। लेकिन अगर आप ये सोचने की नहीं हमें कुछ नहीं करना और आजकल यूथ ये सोचता है, तो फिर डेफिनेटली बात है मेंटली भी उनको पैरालाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपके जो मतलब जो आपने क्वेश्चन किया है कि किसी को अगर पैरालाइज हुआ है ओल्ड एज में, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए और अपने इतने अच्छे व्यूज आपने हमारे साथ शेयर किए। इसके बाद बात करते हैं जुमा से। हेलो जुमा। हेलो जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे शादी हुई 8 साल होगी जी। तो मेरा पति का सोच और मेरा सोच अलग टाइप का है जी। तो उसका इसलिए हमारे बीच में हमेशा झगड़ा होता है। तो वो कुछ ऐसे काम करता है जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मेरे बीच में और उसके बीच में प्रॉब्लम रहता है। और हम हमेशा मतलब मैं चुप रहती हूँ, कुछ बोल भी नहीं पाती। ओके, आप लोग में मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा कम है, आप दोनों का विजन डिफरेंट है। इस बात पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा थोड़ा सा और, क्योंकि कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने आएंगे और एक बार फिर से बात करेंगे इमोशनल ब्रेकडाउन के बारे में। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे।
ब्रेकडाउन में ऑल्सो लेड टू परसिक्यूशन सिंड्रोम। इसका मतलब कि सफरर को हमेशा ये लगता है कि सामने वाला जो इंसान है वो उसे सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकता है, उसके लिए सिर्फ गलत ही सोच सकता है और उसका भरोसा हमेशा तोड़ ही सकता है। इसलिए वो कई बार इरिटेट होने लगते हैं या फिर अपने अंदर एक गिल्ट की भावना पैदा कर लेते हैं या सामने वाले से हमेशा जेलस फील करने लगते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। इसमें अगर अपने सोच को पॉजिटिव करने की कोशिश की जाए या अपने दिमाग को बदलने की कोशिश की जाए तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जरूर ये किया जा सकता है। कैसे, वो हमें बताएंगे डॉक्टर शशिकांत। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले जुमा ने हमसे सवाल किया था कि उनके हस्बैंड और उनकी विजन क्लियर नहीं है, इसके लिए वो क्या करते हैं? जैसे हम कहते हैं कि जो मैरिज जो हमारा वो है उसके अंदर कंपैटिबिलिटीज हमारी जो दोनों की जो लाइकिंग डिसलाइकिंग्स कई बार चेंजेस अमूमन होती ही हैं। मैरिज मीन्स सेक्रीफाइसिंग एंड एडजस्टिंग। लेकिन एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है कि आप यानी घुट घुट के जिए। कहने का मतलब ये होता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक साथ बैठें और आप दोनों वो चीज़ देखें कि मेरे हस्बैंड को मुझ में क्या पसंद नहीं है और क्या पसंद है, और आपको आपके हस्बैंड में क्या पसंद नहीं है, क्या पसंद, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग मैच करने की कोशिश बात जरूर करें। क्योंकि यदि बात नहीं करते, हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि उनको ऐसा लगता रहता है, मैं ऐसे सोचती रहती हूँ, और वो हम एक क्लटर्ड बना लेते हैं। एक बात जो जरूरी है। दूसरी बात ये कि जब आप लोग को लगता है कि वो मेरे से मैच के नहीं है, मैं उनके मैच की नहीं हूं, तो उस चीज को डेली आप उसमें ये ना करें आप ऐसे नहीं हो और मैंने इतना चेंज कर लिया। ना तो अपना चेंज होने का ताना सुनाए, ना ही उनको चेंज करवाने के लिए बार बार उनको पिन पॉइंट करते रहें। तो ये दोनों चीजें दोनों याद रखें ताकि उनको लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ सह रही है, ये कुछ सह रहा है, ये कुछ एडजस्ट कर रहा है, ये कुछ एडजस्ट कर रही है। हमको लगता है 5 दिन चुपचाप रह लिए, छठे दिन एक साथ बोल दिया, तो वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे का नेचर रीड करना है, और जो चीज आप रीड नहीं कर पाते उसको बैठ के आप बातें करें और साफ बोले ऐसा नहीं हो सकता क्या, और वो तभी चीजें सॉल्व आउट हो सकती हैं। और बिल्कुल प्यार से ही इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, झगड़े से नहीं निकल सकता। अंदाजा ना लगाएं, तुक्का ना लगाएं, बात करें। जी बिल्कुल, तो प्यार से बैठकर बात कीजिए, कम्युनिकेशन गैप को दूर करने की कोशिश कीजिए अगर आप दोनों में है तो। अलका बात करेंगे अभी हमसे दिल्ली से। जी अलका, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ज्यादातर देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा जो लेडीज हैं उनको ज्यादा इमोशनल होती हैं। जी बिल्कुल ठीक। इमोशनल मैम जो लेडीज क्या करती हैं, अपने मन में कुछ बात जैसे बिठा लेती हैं, उसको वो उनकी उदासीनता का कारण बन जाता है, अकेले में रोती हैं, कुछ भी करती हैं। और जेंट्स जो होते हैं वो जल्दी से इमोशनल क्यों नहीं हो पाते, मतलब उनको वो मन में दबा लेते हैं बात को, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, और कभी टीवी देखने लगते हैं जल्दी उठ के, रात में कभी कुछ हो जाए। तो मैम ऐसा हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोनों के लिए एट ए टाइम के? योगा भी करते हैं, मेडिटेशन। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन अलका ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एज कम्पेयर टू मेन, विमेन ज़्यादा इमोशनल होती हैं, लेकिन अपना जो इमोशनलपन होता है वो दूसरों के साथ शेयर करके सॉल्व कर लेती हैं, या फिर जो मेन होते हैं वो अपने अंदर ही रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे हम बात करें कि इट्स अ फैक्ट कि जैसे आपने खुद ही कहा वुमेन्स इमोशनल बहुत होती हैं, तो लेकिन ये बात तय है कि अपने इमोशन होने की वजह से ये कि वुमेन डिपेंडेंट ज़्यादा होती हैं दूसरों पे, चाहे वो खाने को लेके, भोजन को लेकर। अगर ब्रिंगिंग बॉटपिंग देखें, शुरू से जो लड़की होती है फादर है, फिर बाद में ब्रदर हो गया, बड़ा ब्रदर क्या था, फिर हस्बैंड आ गया। तो तीनों ही एज में जो सेक्शंस होते हैं, वुमेन को, औरत स्त्री जाति को कोई ना कोई मिलता है जो उसको सपोर्ट करता रहता है, चाहे इमोशनली, चाहे फिजिकली, चाहे इकोनॉमिकली। तो उसकी भावना भी शुरू से होती है कि हाँ कोई मुझे सुनेगा, कोई भी टेक केयर करेगा। तो वो जो उसकी डिपेंडेंसी होती है शुरू से होती है, और जैसे वो चीज़ नहीं मिलती, कम मिलती है, या उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती, इमोशनल होती चली जाती है। ये तो रहा इमोशनल ज़्यादा क्यों होती है। दूसरे कुछ कारण ऐसे भी, जैसे वुमेन, आज की वुमेन जरूर है कि ठीक है वर्किंग थोड़ी हो गई है, लेकिन वुमेन के साथ हमेशा देखा गया कि जब घर पे रहती है, जब घर पे रहती है तो उनके पास एक ही बात को रिपीट करने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। आदमी काम पे जाता है, काम पे बहुत चीजें सोशल ज्यादा है कंपेरेटिवली टू वुमेन, तो उसका माइंड भी निकल जाता है, वो बात हट जाती है। औरत सोचती है वही बात शाम तक इकट्ठा करती है, फिर हस्बैंड आएगा, फिर सोचेगी मैं रीड कंटिन्यू करूंगी, और हस्बैंड उस मूड में नहीं होता, उसको लगता है मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो अगेन एक और प्रॉब्लम होती है। तो औरत का डिपेंडेंट होना इस तरीके से इमोशनली उसको और ज्यादा इमोशनली बनाता है कंपैरेटिवली टू मेन। अब इन्होंने कहा ये योगा भी करती है, लेकिन फिर भी उतनी चीजें फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि क्वेश्चन कट गया था मेरे ख्याल से। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव काम जरूर ढूंढिए। सिर्फ अपने पुराने दोस्त, अपने रिश्तेदार तलाशिए जिनसे आप फोन पे बात करें, दिल की बात कहने के लिए, करने के लिए। आप एक हस्बैंड को ही जरिया ना बनाएं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन बनाने हैं, मतलब आपको अपना मेंटल सेटअप कुछ ऐसा रखना है जिससे आपकी एनर्जी, आपकी डिजायर्स कहीं और भी जाएं,
ताकि आप सिर्फ एक जो डिपेंडेंट ना हो, अपना क्रिएटिव लेवल ढूंढिए, अपने दिल की कोई ऐसी इच्छाएं रोकिए, जो रुकी हुई इच्छाएं इनको पूरा करिए। चाहे आप कुछ रेसिपी बनाना चाहती हैं, कुछ अच्छा मैगजीन पढ़ना चाहती हैं, गार्डनिंग करना चाहती हैं, वो करें। तो अपने आप ही आपको ये नहीं लगेगा कि एक हस्बैंड है, उस पर सब कुछ करना है, उससे सब कुछ लेना है। जब तक ये डिपेंडेंसी रहेगी तब तक आपको ये सेटबैक या प्रॉब्लम आती रहेगी। चलिए डॉक्टर शशिकांत, आपने बहुत इजी वे में बताया कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, या क्यों ये कंपैरिजन किया जाता है कि मेन ज्यादा इमोशनल नहीं होते या विमेन। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी वक्त हो गया कॉल फॉर केयर में एक छोटे से ब्रेक का। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। इमोशनल ब्रेकडाउन की अगर मैं और बात करूं तो 52% लोग देखा गया है कि इसमें अकेला रहना ही पसंद करते हैं, या फिर डिप्रेशन में ही रहते हैं, या उनको एंग्जाइटी बहुत हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि 30 से 45% लोग अपने आप को मारने की, यानी कि सुसाइडल थॉट्स भी उनके मन में आ जाते हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए उन्हें किसी की एडवाइस लेना बहुत जरूरी हो जाता है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ सकता है। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, यास्रीन है हमारे साथ। जी यास्रीन, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मेरी मैरिज को 2.25 साल हो गए हैं। तो हमारा हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन नहीं है। ओके। सुबह वो जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके काम पे चले जाते हैं ऑफिस, रात को आते आते उनको पीनी होती है। ओके। तो ओके, इनका और इनके हस्बैंड का कम्युनिकेशन गैप है। आप कुछ और भी पूछना चाहती हैं? अगर मैं कोई बात अपने हस्बैंड से नहीं कर पाती, जो मेरी मदर इन लॉ है वो कहती है कि हर बात मुझसे किया कर, हस्बैंड से नहीं करनी। 2.25 साल हो गया हमारी मैरिज को। ओके, फैमिली एटमॉस्फेयर की वजह से भी आप बात नहीं कर पाती हैं अपने हस्बैंड से? एक तो जॉइंट फैमिली है हमारी, और थोड़ा बहुत होता है कि चलो रात को बंदा थोड़ी बात कर लेता है, वो भी नहीं बंदा कर सकता। जी, थोड़ी बहुत ये पूछना चाहती हैं कि जी बताइए। हमारे जेठ जेठानी का साथ रूम है और साथ ही मदर इन लॉ का है। ओके, इन शॉर्ट आपकी जॉइंट फैमिली है, आप अपने हस्बैंड से खुल के बात नहीं कर पाती बिकॉज आपकी मदर इन लॉ का प्रेशर रहता है और साथ में जेठ जेठानी भी रहते हैं, जॉइंट फैमिली ऑफ कोर्स। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं? आपके हस्बैंड जो है डेली अल्कोहल लेते हैं? लेते हैं वो ड्रिंक डेली, ऑलमोस्ट डेली ही। और अगर उनको मना करो या कई बार वॉमिटिंग वगैरह करते हैं तो उनको कहो कि चलो मैं कुछ बना देती हूँ, कुछ कर देती हूँ, चाय वगैरह। मैं यहाँ से प्योर वेजिटेरियन परिवार से हूँ, मुझे नहीं पता कि शराब पी के बंदे को क्या होता है क्या नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता। वहाँ जाके कुछ पता लगा है। और कौन है कि मैं कुछ गाली गलौज करते हैं तो उन्हें मेरे से पूछा क्यों, अगर ना पूछो कहते तो मेरा ध्यान नहीं रखती। बहुत अब्यूज भी करते हैं इन्हें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसमें दो चीज़ एकदम क्लियर है। पहली बात तो डेफिनेट कहीं ना कहीं दिखता है कि इनके हस्बैंड या तो शादी से खुश नहीं है, या मतलब नो डाउट पीते हैं, लेकिन जैसे बताया कि वो चाहे ज़बरदस्ती भी पीते हैं और जान के अवॉइड भी करते हैं। क्योंकि जिस इंसान को ठीक है पीना, कितने हस्बैंड पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं लेकिन अपने रिलेशनशिप को ठीक रखते हैं। अगर किसी का ऑन एंड ऑफ ड्यूटीज़ भी होती है लेकिन बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सिम्टम शो होती है कि हस्बैंड सुबह का निकल जाता है और शाम को जब टाइम हो सकता है बात करने का तब भी जानबूझ के पीते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड की भी काउंसलिंग की जरूरत है कि जहां ये पता चलता है कि इनके हस्बैंड क्या शादी इनसे नहीं करना चाहते थे, या शादी नहीं करना चाहते थे, या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो वाइफ से कटते हैं। कि वाइफ से कटने का कोई और रीजन भी है, सिर्फ यही रीजन नहीं है। एक बात, क्योंकि इनको अपने मदर इन लॉ से पूछना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली एक वाइफ चाहे अपनी मदर इन लॉ से कितनी बात कर ले, हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती। एक बात, लेकिन अगर एक ये होता है कि नहीं ऐसा भी नहीं है, सिर्फ रात को पीते हैं, तो जब वो छुट्टी करते हैं, जैसे संडेज होता है या वीकली कोई भी ऑफ होता है या फेस्टिवल ऑफ होता है, तब तो दिन भर नहीं पीते होंगे। तब आप कोशिश करें, लेकिन कोशिश प्यार से करें, आउटिंग जाके कोशिश करें, घर में कुछ नाश्ता बनाएं, जब बैठे तो बात करें, ताकि उस दिन आप बात कर सकें। और बातों का जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पूछती हूँ तो कहते हैं क्यों मत पूछा कर, और नहीं पूछती हूँ तो वो कहते हैं नहीं क्यों नहीं पूछा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात भी क्लियर है, वो आपकी अटेंशन तो चाहते हैं। तो हो सकता है जिस ढंग से वो आपको चाहते थे वाइफ, आप वैसी वाइफ किसी हालत पे शायद नहीं हो पा रही हैं। तो अगेन हम ये कहेंगे खुल के बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन बात का टाइम जिस आपको नहीं मिला तो वो आप वीकेंड वाला दिन या जो भी इनको ऑफ डे है, क्योंकि शराब से वो रात को पीते हैं, दिन में नहीं पीते, और उसके बावजूद कुछ है, तो डेफिनेटली यू एंड योर हस्बैंड नीड अ काउंसलिंग। ओके, मतलब एक अच्छे से काउंसलर से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं कि इसके लिए आप क्या कर सकती हैं अपने कम्युनिकेशन गैप को हटाने के लिए, आपके और आपके हस्बैंड छुट्टी पर बाहर जाए लेकर, ताकि आप दो ही हो घर में तो और इंटरफेरेंस भी होते हैं। जी, अभी हमसे बात करेंगी रेनू, जिन्होंने हमें देहरादून से कॉल किया है। जी रेनू, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। ये कि हमारी भी यही प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड एडिक्ट हैं, अल्कोहलिक,
और उन्होंने जो हमसे शादी की, उनको शादी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटी प्रोवाइडर के रूप में वो घर से उनको उनके पेरेंट्स ने बेदखल कर दिया, जो कि फिजिकल रिलेशन भी उनके हमारे साथ शुरू से ही नहीं है। हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं। एक बच्ची है जो कि फिजिकल रिलेशन 1 सेकंड के लिए हो गया तो फिर ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कोई घर की जिम्मेदारी नहीं उठाई। मैं फाइनेंशियली साउंड थी, सारी जिम्मेदारी मैंने उठा के और मैंने हस्बैंड से 100% मोहब्बत की, लेकिन उन्होंने 1% भी नहीं की। और मैं अब डिप्रेशन सिर्फ बच्चे की वजह से, एक छत के नीचे उसको झेलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल। और अभी 6-7 साल की ही बेटी है हमारी। ओके, ये भी सेम सिचुएशन से गुजर रही हैं कि इनके हस्बैंड और इनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से कुछ तनाव रहता है। डेफिनेटली सी इट इज़ नॉट ईजी। जैसे आप एक कमरे में 10 कदम अंदर आए हैं और मैं बोलूँ आपको बाहर जाना है, तो 10 कदम अगर आपको अंदर आने में लगा है तो एटलीस्ट 10 कदम के बाद ही आप बाहर जा पाएंगे। तो मुझे मालूम है कि जिस सिचुएशन आप गुजर रहे हैं, मेरे एक आंसर से ठीक नहीं होगा, बट डेफिनेटली आपको एक काउंसलर से मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आपके साथ सिटिंग लेके आपकी पूरी चीज़ें जांचे। क्यों? क्योंकि आपने तो क्लियर कर दिया कि हस्बैंड इमोशनली फिजिकली किसी भी तरह से आपके साथ नहीं है। नाउ यू हैव टू चेंज अप योर माइंड सेटअप। नो डाउट आप खुद बहुत परिपक्व हैं, 11 साल में आपने खुद ही इतनी मैच्योरिटी गेन कर ली होगी कि अपने आप को अलग रख के कैसे किया जाए। तो अब आप यही सोच के चलिए, जैसे हस्बैंड नहीं है और आपको कैसे इसको ब्रिंग एंड बॉट अप करना है, तो जितना आप डिपेंड रहेंगी और जितना आप उम्मीद करेंगी उतना आपको दुख ज्यादा होगा। नो डाउट हस्बैंड के ट्रीटमेंट को लेके, हस्बैंड के साइको बिहेवियर को लेके आप कोशिश करती रहें, लेकिन आपको अपने पर वर्कआउट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा फिर। जी चलिए, डॉक्टर शशिकांत जी आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।